आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 11th की केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर हम लोगों का चल रहा था रासायनिक साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था, इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। जैसे ये हमारा लासे-तेलिए का नियम हो गया है, केपी केसी में संबंध हो गया है, लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया है, लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्टिव मास हो गया है, मोलों की संख्या, बहुत सारी चीजें हो सकी। इसमें हम लोग पीएच मान भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो पीएच मान के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, बफर बिलेन के बारे में पढ़ना है। और बफर बिलेन का पीएच मान निकालने के लिए हेंडरसन नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था, हेंडरसन। तो हेंडरसन समीकरण आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए चर्चा करते हैं पीएच मान से संबंधित न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, बफर बिलेन और हेंडरसन समीकरण। तो पीएच मान पर चर्चा करने के पूर्व हम लोगों को इससे जुड़े हुए जो फार्मूले हैं उनका अध्ययन करना है। तो आइए इनके फार्मूलों को देखते हैं। ये पीएच मान का जो फार्मूला है, पीएच मान फार्मूला है, इसमें नंबर 1 है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 की घात माइनस पीएच। इसी प्रकार OH आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 घात माइनस POH हो जाएगा। तीसरा फार्मूला हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इन इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 होता है। चौथा हमारा पीएच धन POH बराबर 14 होता है। और पांचवा फार्मूला हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर अल्फा गुणे नॉर्मलता हो जाएगा। और इसमें इसी प्रकार OH आयन कंसंट्रेशन बराबर अल्फा गुणे नॉर्मलता हो जाएगा, अल्फा गुणे नॉर्मलता। यहाँ अल्फा वियोजन की मात्रा है। कभी कभी सवाल में हमें इस फार्मूले का भी उपयोग करना पड़ता है, W बराबर यानी V बटे 1000, जहाँ W जो है पदार्थ का भार है, पदार्थ का भार है, N नॉर्मलता है, E तुल्यांकी भार है और V हमारा आयतन है। ये इस पर चर्चा करनी पड़ती है। तो ये फार्मूले का उपयोग किया जाता है। तो कहने की अगर इतने फार्मूले हमको याद हैं तो और एक फार्मूला होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये जो है बराबर होता है या ऐसे कह सकते हैं पीएच मान जो है ऋणात्मक लघु गुणक के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर होता है जिसका बेस 10 हो। ऋणात्मक माइनस log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू पी के होता है। तो ये सब फार्मूला का उपयोग करके जो है हम लोग पीएच से संबंधित सवाल लगाएंगे। तो आइए सवाल देखते हैं पीएच से संबंधित। इसमें जो है एक सवाल अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। ये हमारा है पहला सवाल। इसमें हमारा है 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4%, ये पहला क्वेश्चन हमारा है। 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, पीएच मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। अब सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इसमें हम ये लिखेंगे 4% NaOH का क्या अर्थ है। 4% NaOH का अर्थ है कि 100 ml में, 100 ml विलेन में 4 ग्राम NaOH उपस्थित है, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, उपस्थित है, ये हमारा होना चाहिए। ये 4 ग्राम NaOH उपस्थित है, इसका मतलब ये हुआ। अब हम इसमें सबसे पहले नॉर्मलता निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला है W बराबर NeV बटे 1000। अब इसमें हम लोग N जब निकालेंगे तो N बराबर 1000 गुणे W बटे EV हो जाता है। तो 1000 हो गया। W हमारा इसमें जो है 4 ग्राम दिया गया, बटे 4 हो गया। तुल्यांकी भार NaOH का 40 होता है, 40 हो गया। आयतन इसमें जो है 100 है तो 100 हो गया, काट देते हैं, 100 दहाई में 1000 होगा, 10 चौक 40, 40 बटे 40 ये हमारा 1 हो गया। तो इसमें नॉर्मलता 1 हो गया। अब हम जो है हमारा OH आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है अल्फा गुणे नॉर्मलता। तो अल्फा यहाँ 1 है, NaOH के लिए 1 होता है। क्योंकि जब NaOH का हम लोग तोड़ते हैं इसको तो Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव 1 का प्राप्त होता है, इस नाते ये अल्फा 1 है। यहाँ नॉर्मलता भी 1 है तो OH आयन कंसंट्रेशन 1 हो गया। और इसके बाद हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 होता है। तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें पता करना होगा तो 1 गुणे 10 घात माइनस 14 में 1 से जब भाग हो जाएगा तो वही चीज 10 घात माइनस 14 हो बचेगी। तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ हम लिखते हैं, स्थान नहीं बचा है तो यहाँ लिख देते हैं।
अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH होता है। तो अब इसके स्थान पर जो है ये चीज दी गई, तो 10 की घात माइनस 14 बराबर 10 की घात माइनस pH हो गया। आधार समान घात की तुलना कर लिए तो pH बराबर हमारा 14 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया 4%, यानी उस विलेन का pH मान 14 आ गया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट सवाल कैसे लगाते हैं, इसका एक सवाल और देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है जल के 200 ml में, ये है अगला सवाल है जल के 200 ml में, जल के 200 ml में हमारा 7.3 गुणे 10 की घात माइनस 3, 7.3 गुणे 10 की घात माइनस 3 ग्राम HCl घुला हुआ है। तो इसके pH मान इसके लिए निकालना है। उसी टाइप का सवाल है, इसमें भी हम लोग पहले नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे, W बराबर यानी V बटे 1000। इस फार्मूले की सहायता से नॉर्मलता निकाल लेंगे, n बराबर 1000 गुणे W बटे V हो गया। वैल्यू रख देते हैं 1000, W का वैल्यू 7.3 गुणे 10 की घात माइनस 3 दिया गया है, बटे तुल्यांकी भार HCl का 36.5 होता है। आयतन इसमें जो है 200 ml है, 200 हो गया, ये भाग 5 हो गया, 5 से इसमें गुणा करेंगे 36.5 हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 3। यहाँ भी 36.5 है, ये चीज कट गई तो ये 10 की घात माइनस 3 हो गया। ये हमारा नॉर्मलता आ गया। इसमें वियोजन की मात्रा 1 होने के नाते हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बराबर 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। चूंकि जब फार्मूला ये लगाएंगे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बराबर अल्फा गुणे नॉर्मलता, तो अल्फा 1 है, नॉर्मलता इतनी है, तो वही चीज आ जाएगी। तो ये हो गया। अब हम जानते हैं 10 की घात माइनस हमारा जो 10 की घात माइनस जो है बराबर 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आधार समान है, तो pH इक्वल टू 3 आ गया। ये हमारा हो गया, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये हमारा ये pH आ गया। अब हम इसके छोटे छोटे प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें छोटे छोटे प्रश्न कैसे इसमें आते हैं, जिनके लिए हमें इतने बड़े फार्मूले की आवश्यकता नहीं होगी, कैसे हम लगाते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा छोटा प्रश्न है क्वेश्चन, जैसे 0.0001 नॉर्मल HCl का pH निकालना है, मान लेते हैं ये pH वैल्यू निकालना है। तो हम वही 10 बाद 1 2 3 4 अंक दिखाई दे, 10 की घात माइनस 4 नॉर्मल HCl हो गया। अब इसमें जब हम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वही अल्फा गुणे नॉर्मलता होगा। अल्फा इसमें 1 है, नॉर्मलता इतनी है, तो वही चीज हो गई। हम जानते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बराबर 10 टू पावर माइनस pH होता है। इसके स्थान पर ये चीज है 10 टू पावर माइनस 4 बराबर 10 टू पावर माइनस pH हो गया। आधार समान है, घात की तुलना कर लिए तो ये हमारा pH बराबर 4 आ गया। इस तरीके से आज से थोड़ा सा विश्लेषण कर दें अगले क्वेश्चन में। 0.0001 नॉर्मल NaOH कर दे तो इसका हमें pH निकालना, कैसे निकालेंगे, ये भी वही चीज हो जाएगी। 10 घात माइनस 4 नॉर्मल NaOH हो गया। अब इसमें OH आयन कंसंट्रेशन आएगा, OH आयन कंसंट्रेशन अल्फा गुणे नॉर्मलता होगा। अल्फा 1 है, NaOH के लिए 1 होता है, नॉर्मलता 10 टू पावर माइनस 4 है, तो OH आयन कंसंट्रेशन बराबर हो गया 10 टू पावर माइनस 4। अब हम जानते हैं ये हमारा हो गया 10 टू पावर माइनस 4। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये चीज इसके नीचे चली जाएगी, तो 10 टू पावर माइनस 14 बटे 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 10 टू पावर माइनस 10 हो गया। अब ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा आ गया 10 टू पावर माइनस 10 आ गया। तो इसके आधार पर हम ये लिख देंगे 10 घात माइनस pH बराबर 10 घात माइनस 10। आधार समान घात की तुलना कर लिए तो pH हमारा 10 आ गया। ये हमारा जो है आंसर हो गया। अब इस प्रकार से ये सवाल लगाते हैं। आशा करता हूं pH से संबंधित हमारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करते हैं जिसको हम बफर विलेन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग बफर विलेन पर चर्चा करते हैं। बफर सॉल्यूशन पर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। बफर विलेन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन, बफर विलेन, इसको अंग्रेजी में भी बफर सॉल्यूशन कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। अब इसको प्रतिरोधक विलेन भी कहते हैं, प्रतिरोधक विलेन भी कहते हैं। इसका कारण क्या है, हम जानते हैं जो हमारा उदासीन जो है जल होता है उसका pH मान 7 होता है, लेकिन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रहने के कारण ये जल में घुल जाता है। इस प्रकार से कार्बोनिक एसिड बना लेता है, जिससे हमारा pH मान स्थिर नहीं रहता है। लेकिन कुछ विलेन ऐसे होते हैं जिनका pH मान कांस्टेंट होता है, चाहे उसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिल जाए।
तो ऐसा विलयन बफर विलयन कहलाता है, क्योंकि वो प्रतिरोध करता है पीएच मान बढ़ने का। तो ऐसे विलयन को हम बफर विलयन कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा है, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर जिसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयन को हम बफर विलयन कहते हैं। पुनः एक बार, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर जिसके पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता, उसे बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन जो होता है उसे प्रतिरोधक विलयन भी कहते हैं। अब बफर विलयन हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अम्लीय जो है बफर विलयन, अम्लीय बफर विलयन, और दूसरा हमारा है क्षारीय बफर विलयन। अब प्रश्न उठा, अम्लीय बफर विलयन किसे कहते हैं, एसिडिक बफर विलयन क्या है और बेसिक बफर विलयन क्या है, ये इस पर चर्चा करना है। तो जब एक दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH हो गया और इसी अम्ल के किसी प्रबल क्षार, अब जैसे CH3COOH हो गया, अब प्रबल क्षार का मतलब NaOH ले लेते हैं, इसके साथ गर्म कर देंगे तो जल निकल जाएगा और प्लस बन जाएगा CH3COONA। तो ये इसको यहाँ इसके साथ मिक्स कर दिया जाए CH3COONA को, तो इसका जो विलयन होगा वो अम्लीय बफर विलयन कहलाएगा। एक बार पुनः, जब किसी दुर्बल अम्ल और इसी अम्ल के किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रण जो है अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। जैसे CH3COOH और CH3COONA का जो मिश्रण है, इस मिश्रण को हम अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम क्षारीय बफर विलयन की बात करते हैं। क्षारीय बफर विलयन में क्या होता है, जब एक दुर्बल क्षार, ये हमारा दुर्बल है NH4OH, और इसी क्षार के साथ जो है, इसी क्षार का प्रबल अम्ल, ये Cl प्रबल अम्ल है, इसके साथ गर्म करेंगे तो H2O निकल जाएगा और NH4Cl बन जाएगा। अब ये NH4Cl इसके साथ मिला दिया जाएगा, तो इसका जो मिश्रण होगा उसको हम क्षारीय बफर विलयन कहेंगे। एक बार पुनः, जब एक दुर्बल अम्ल और जब एक दुर्बल क्षार और इसी क्षार के किसी प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण ही क्षारीय बफर विलयन कहलाता है। जैसे NH4OH और NH4Cl का जो मिश्रण है वो क्षारीय बफर विलयन कहलाएगा। इस प्रकार से ये बफर विलयन की बात रही। अब इसी को बफर विलयन और बफर विलयन का प्रकार हो गया। अब बफर विलयन के लिए हम पीएच मान की गणना कैसे करते हैं, इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हेंडरसन था, उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत किया, उसे ही हेंडरसन समीकरण कहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हेंडरसन समीकरण पर। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हेंडरसन इक्वेशन पर। हेंडरसन समीकरण, बफर विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए हेंडरसन ने, यहाँ चाहे हेडिंग डाल दें, बफर विलयन के पीएच मान की गणना, इसके लिए हेंडरसन समीकरण ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें लेते हैं हम सबसे दुर्बल जो है हम एसिटिक एसिड होगा, इसका आयनाइजेशन करेंगे तो CH3COO- और ये पॉजिटिव हो गया। अब इस पर जो है लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, इस पर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। तो जब लॉ ऑफ मास एक्शन लगाने पर तो ये देखिए Ka एसिड कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा CH3COO- चार्ज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, बटे जो है हमारा CH3COOH हो जाएगा। अब अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालें तो Ka इंटू CH3COOH कंसंट्रेशन बराबर CH3COO- हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये निकाला, इसको यहाँ लाएंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर Ka इंटू CH3COOH हमारा हो जाएगा बटे CH3COO- हो जाएगा। अब यहाँ दोनों तरफ लाग लेने पर, दोनों तरफ गुणक लाग लेने पर, तो जब लाग ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू, एक फार्मूला हम जानते हैं, log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। तो ये यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 बेस Ka प्लस log 10 बेस CH3COOH हो जाएगा अपान CH3COO- हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब अगर इसमें माइनस, इसको पलट दिया जाए इस प्रकार से, इसे माइनस कर दिया, माइनस log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस log 10 बेस Ka, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा।
ऐसे माइनस log 10 बेस ये हमारा CH3COOH हो गया और बटे CH3COO माइनस हो गया। अब अगर इसको हम पलट दें तो ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू इक्वल टू माइनस log 10 बेस Ka प्लस log 10 और ये CH3COO माइनस हो गया अपान CH3COOH हो गया। अब यहाँ अगर CH3COO माइनस जो है इसके इक्वल मान लिया जाए, CH3COO Na के इक्वल मान लिया जाए तो इसके स्थान पर ये रख देंगे। और साथ में ये भी जानते हैं कि माइनस log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर जो है या पीएच के इक्वल होता है, ये पीएच के इक्वल होता है, तो इसके स्थान पर ये रख देंगे। तो अब यहाँ रखने पर देखते हैं, आइए यहाँ जो है ये हमारा हो जाएगा, तो इसके स्थान पर जो है इसके स्थान पर पीएच, इसके स्थान पर पीएच रखते हैं तो पीएच इक्वल टू हो गया माइनस log 10 बेस Ka और यहाँ जो है हमारा ये प्लस log 10 बेस ये यहाँ CH3COO Na हो गया और बटे CH3COOH हो गया। अच्छा, हम जानते हैं ये माइनस log pKa के इक्वल मान लिया जाए, माइनस log 10 बेस Ka, तो ये हो जाएगा पीएच इक्वल टू pKa प्लस log 10 बेस ये लवण बटे अम्ल हो जाएगा। इस तरीके से कंसंट्रेशन लग जाएगा। यही समीकरण ही हमारा हेंडरसन समीकरण, समीकरण 1 इसको मान ले तो यहाँ हम ये लिखेंगे समीकरण 1 को हेंडरसन समीकरण कहते हैं। ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से बफर विलयन के पीएच मान की गणना करने के लिए हम इस समीकरण का उपयोग करते हैं। इसको हेंडरसन ने प्राप्त किया था, इसलिए इसे हेंडरसन समीकरण कहते हैं। तो आज के डेट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये पुनः चर्चा कर लेते हैं एक बार। यहाँ जो है हम लोग आज के डेट में, आज में जो है इस वीडियो में हम लोगों ने पीएच मान के न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन किया और फिर हमने दूसरी चीज बफर विलयन पढ़ा। फिर बफर विलयन के हम लोगों ने प्रकार पढ़ा, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। और बफर विलयन के पीएच मान की गणना कैसे की जाती है इसके लिए हम लोगों ने हेंडरसन समीकरण पढ़ा। अब आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हैं ये बच्चों को हमारे समझ में आया होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का रासायनिक साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है, इसी चैप्टर का अगली टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।